मैं हूं आपके साथ अंजलि। देश के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क टीवी 9 पर आप देख रहे हैं देश का सबसे बड़ा बुलेटिन न्यूज टॉप 9। इसमें हम आपको दिखाते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरें। बुलेटिन में सबसे पहले बात आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच चल रहे विध्वंसक महायुद्ध की। आर्मेनिया ने किया है अजरबैजान पर बड़ा पलटवार। जंग को लेकर क्या है आर्मेनिया ने कहा है, और भीषण जंग के बीच हथियारों की लूटपाट क्यों हो गई है शुरू। अजरबैजान के राष्ट्रपति ने आर्मेनिया से माफी मांगने की बात क्यों की है। जंग से जुड़ी हर खबर देखते हैं टॉप 9 विध्वंसक महायुद्ध में। आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच 9 दिनों से भीषण जंग जारी है। जंग में अब तक कई हजार लोगों की मौत हो चुकी है। आर्मेनिया ने अजरबैजान पर पलटवार करते हुए कई सैन्य ठिकानों पर भारी बमबारी की है, जिससे अजरबैजान को भारी नुकसान हुआ है। आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच जंग में दोनों ही देशों को भारी नुकसान हुआ है। लड़ाई में आर्मेनिया के 390 टैंक, 280 आर्म्ड व्हीकल, 25 हथियार डिपो तबाह हो चुके हैं। वहीं अजरबैजान के 140 यूएवी, 230 बख्तरबंद गाड़ियां और 40 हथियार डिपो तबाह हो चुके हैं। अजरबैजान के सैन्य ठिकानों पर आर्मेनियाई सेना ने भीषण हमला किया है। आर्मेनियाई सेना ने अजरबैजान के दूसरे सबसे बड़े शहर गांजा के रिहायशी इलाकों को अपना निशाना बनाकर बीती रात एक के बाद एक कई मिसाइलें दागी। आर्मेनिया सेना के हमले में 32 लोग घायल हुए हैं, जिसमें 6 नाबालिग हैं। आर्मेनियाई सेना के लिए हथियार और गोला बारूद ले जा रही गाड़ियों को अजरबैजान में लूट लिया गया। जाब्राइल इलाके में तैनात सैनिकों के लिए हथियार और गोला बारूद लेकर जा रही थी ये गाड़ियां। आर्मेनिया ने अजरबैजानी सैनिकों पर हथियार लूटने का आरोप लगाया। जंग की शुरुआत में अजरबैजान की सेना आर्मेनियाई सेना पर भारी पड़ रही थी, लेकिन बीती रात आर्मेनियाई सेना ने जवाबी हमला कर बता दिया कि अजरबैजान उसे कम आंकने की भूल न करे। वहीं अजरबैजान भी लगातार इजराइल से युद्ध का सामान मंगा रहा है, जिससे लग रहा है कि जंग अभी लंबी चलेगी। अजरबैजान ने ऐलान किया है कि उसकी सेनाओं ने कारबाक में 4 आर्मेनियाई टैंकों को तबाह कर दिया है और 3 पर कब्जा कर लिया। बाकू की ओर आर्मेनिया पर रिहायशी इलाकों में गोलाबारी और रॉकेट फायर का भी आरोप लगाए गए हैं। अजरबैजान और आर्मेनिया ने मार्शल लॉ लागू किया है। आर्मेनियाई सेना ने अजरबैजान के औद्योगिक शहर मेकचेवर पर मिसाइल से हमला किया, जिसमें भारी तबाही की खबर है। मेकचेवर में अजरबैजान के वाटर रिजर्वोयर, प्रमुख बिजली संयंत्र हैं। दोनों ही देशों ने एक दूसरे के पीछे नहीं हटने तक जंग जारी रखने का दावा किया है। गाजा में आर्मेनिया के हमले से बौखलाई अजरबैजान की सेना ने अर्तसक के रिहायशी इलाकों में रॉकेट से हमला किया। रॉकेट हमले में कई इमारतें ढह गईं और सड़कों पर गड्ढे हो गए। हमले के बाद शहर में कई जगह भीषण आग लग गई। आर्मेनियाई सेना के जवाबी हमले के बाद अजरबैजान के राष्ट्रपति ने आर्मेनिया से माफी मांगने और विवादित इलाकों से तुरंत वापस जाने की मांग की है। राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव ने कहा कि आर्मेनिया तय समय सीमा में नारगोना काराबाग के विवादित इलाकों को खाली कर अपनी सीमा में वापस जाए। दुनिया के सबसे खूंखार आतंकी संगठन आईएसआईएस ने अब किस देश में अपना डेरा जमाया। इजराइल ने आर्मेनिया अजरबैजान जंग के लिए टर्की को ठहराया है जिम्मेदार। अजरबैजान की सेना ने आर्मेनिया की किस अहम पोस्ट पर किया है कब्जा। देखते हैं टॉप 9 वर्ल्ड ऑन वॉर। सीरिया से मारकर भगाए जाने के बाद वैश्विक आतंकी संगठन आईसिस के लड़ाके अब अफ्रीका पहुंच गए हैं। उन्होंने अफ्रीकी देश मोजाम्बिक के मोसिम्बियो को अपनी नई राजधानी घोषित किया है। वे वहां अपनी आय बढ़ाने के लिए कच्चे तेल के भंडारों पर कब्जा जमा रहे हैं और महिलाओं को सेक्स स्लेव बना रहे हैं। इजराइल ने अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच जंग के लिए तुर्की को जिम्मेदार बताया है। इजरायली रक्षा मंत्री ने कहा कि तुर्की क्षेत्र में अस्थिरता पैदा कर रहा है और शांति प्रयासों के खिलाफ काम कर रहा है। अजरबैजान की सेना के अर्तसक में हमले के बाद स्थानीय लोगों ने मानवाधिकार आयोग से तुरंत हस्तक्षेप करने की मांग की है। लोगों ने कहा कि हम दुनिया को हमले से हुई तबाही का सबूत दे रहे हैं। अब बातचीत की जगह कार्रवाई करने का समय आ गया है। अजरबैजान की सेना ने आर्मेनियाई सेना को भारी नुकसान पहुंचाया है। दोनों देशों के बीच चल रहे सीमा संघर्ष के बीच अजरबैजान ने आर्मेनियाई सेना के कई सैन्य उपकरणों को तबाह कर दिया। अजरबैजान के रक्षा मंत्रालय ने अपनी इस कार्रवाई का वीडियो भी जारी किया है। अजरबैजान के राष्ट्रपति अलीयेव ने आर्मेनिया के साथ जारी जंग के लिए रूस समेत कई देशों को जिम्मेदार ठहराया है। अलीयेव ने कहा कि हम आर्मेनिया के साथ बातचीत के जरिए समस्या का समाधान करना चाहते हैं, लेकिन कुछ देश आर्मेनिया के नेतृत्व को भड़काकर अपना कारोबार जारी रखना चाहते हैं। अजरबैजानी सेना ने आर्मेनिया के मुबारिज इब्रागिमोव इलाके में बनी चौकी पर कब्जा कर लिया है। अजरबैजानी सैनिकों ने 9 दिन की जंग के बाद इस पोस्ट पर फिर से कब्जा कर लिया। मुबारिज इब्रागिमोव पोस्ट आर्मेनिया के लिए अहम मानी जाती है।
आर्मेनियाई विमान के मार गिराए जाने पर पीएम निकोलस पाशियान ने बड़ा खुलासा किया है। फ्रांस के चैनल को दिए एक इंटरव्यू में निकोलस ने कहा कि तुर्की हमारी सीमा पर बमबारी के लिए F-16 फाइटर जेट का इस्तेमाल कर रहा है। अमेरिका से कहना चाहता हूं कि क्या आपने तुर्की को इसलिए F-16 दिया है कि वो असैन्य इलाकों में बमबारी कर सके और लोगों की स्वतंत्रता के खिलाफ युद्ध छेड़ सके। फिलिस्तीन के गाजा से दागे गए रॉकेट को इजराइल ने मार गिराया है। इजराइल के आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम की मदद से रॉकेट हमले को नाकाम कर दिया गया। आयरन डोम की मदद से कम दूरी से किए गए रॉकेट्स और मिसाइल हमलों को रोका जा सकता है। अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच जारी युद्ध को लेकर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने तुर्की को नतीजे भुगतने की धमकी दी। मैक्रोन ने कहा कि तुर्की ने आर्मेनिया की सीमा रेखा पार की है, जिससे स्वीकार नहीं किया जा सकता। आर्मेनिया अजरबैजान युद्ध में तुर्की की हरकत से फ्रांस नाराज है। इधर चीन से तनाव को देखते हुए लेह में एयरफोर्स ने तैनात किए हैं C-17S, C-130 से सुपर हरक्यूलियस। तनाव घटाने को लेकर अगले हफ्ते फिर हो सकती है भारत चीन के बीच बैठक। चीन ने बांग्लादेश फंसाने के लिए चली कूटनीतिक चाल। चीन पाकिस्तान की साजिश से जुड़ी हर खबर देखिए टॉप 9 चीन पाक साजिश में। चीन के साथ सीमा विवाद को देखते हुए सेना और एयरफोर्स ने युद्ध के लिए एक साथ मिलकर तैयारियां शुरू कर दी हैं। लेह हवाई क्षेत्र में एयरफोर्स ने C-17S, इल्यूशन 76S और C-130J सुपर हरक्यूलियस जेट तैनात किया गया है। CDS के निर्देश पर एयरफोर्स सैनिकों को राशन और दूसरी जरूरी चीजों की सप्लाई में जुटी है। LAC पर भारत और चीन के बीच तनाव जारी है। दोनों देशों के बीच तनाव को कम करने के लिए 7वीं बार कमांडर स्तर की बैठक होने वाली है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि दोनों देशों के बीच 12 अक्टूबर को बैठक होगी। बताया जा रहा है कि पूर्वी लद्दाख सेक्टर में ये बैठक होगी। LAC पर तनाव के बावजूद ड्रैगन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। भारत को घेरने के लिए चीन और बांग्लादेश को फंसा रहा है। दोनों ही देशों के द्विपक्षीय संबंधों के 45 साल पूरे होने के मौके पर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा कि चीन बांग्लादेश के साथ रणनीतिक साझेदारी बढ़ाएंगे। क्वाड की मीटिंग के लिए अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो आज जापान जाएंगे, जहां कल अमेरिका, जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्रियों के बीच बैठक होगी। बैठक में क्वाड के गठन और प्रारूप पर चर्चा होगी और चीन को घेरने की रणनीति बनाई जाएगी। सिंध में पाकिस्तान से आजाद होने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया गया। हाथों में पोस्टर बैनर लेकर इमरान हुकूमत के खिलाफ सिंध की सड़कों पर जन सैलाब उमड़ा। लोगों ने इमरान के खिलाफ नारे लगाए। विरोध प्रदर्शन की ये तस्वीरें इमरान खान को परेशान करने वाली हैं। पाकिस्तान के अत्याचार के खिलाफ गिलगित बाल्टिस्तान में प्रदर्शन जारी है। आजादी की मांग को लेकर वकील भारी तादाद में सड़क पर उतरे और इमरान सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। वकीलों ने गिलगित बाल्टिस्तान को 5वां अलग राज्य बनाने की मांग की। पाकिस्तान के सुल्तान इमरान खान के तख्त को धर्मगुरु मौलाना फजलुर रहमान फिर हिलाने को तैयार हैं। बिलावल और नवाज की समर्थन वाली 11 पार्टियों के गठबंधन PCM ने धर्मगुरु मौलाना फजलुर रहमान को अपना नेता चुना है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के खुलासे से बौखलाए इमरान सरकार ने अब उनके भाषण को टीवी चैनलों पर प्रसारित करने पर बैन की मांग को लेकर इस्लामाबाद कोर्ट में याचिका दाखिल की है। कोर्ट सरकार की याचिका पर आज सुनवाई करेगा कि नवाज शरीफ का भाषण टीवी चैनलों पर प्रसारित किया जाए या नहीं। सीरिया के बॉर्डर के पास इराक की सेना को निशाना बनाकर हमला हुआ है। इराक के अकाशत शहर में अज्ञात विमान ने पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्स पर बमबारी की है, जिसमें कई सैनिक घायल हो गए। अकाशत इराक और सीरिया बॉर्डर से एक सटा हुआ शहर है। और अब आपको राष्ट्र की खबरें दिखाएंगे। राहुल गांधी कृषि कानूनों को कूड़ेदान में क्यों फेंकना चाहते हैं? पीएम मोदी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के वैश्विक सम्मेलन का आज उद्घाटन करेंगे। देश में कोरोना जांच की रफ्तार बढ़ी है, पॉजिटिव मरीजों की संख्या घटी है। देश की सभी बड़ी खबरों के लिए देखते हैं टॉप 9 राष्ट्र। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के पंजाब दौरे का आज दूसरा दिन है। खेती बचाओ यात्रा के तहत राहुल गांधी आज बरनाला में ट्रैक्टर रैली निकालेंगे। कल मोगा में कृषि कानून को लेकर राहुल ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि सत्ता में आते ही इस कानून को कूड़ेदान में फेंक देंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर आज से वर्ल्ड लेवल का सम्मेलन शुरू होने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिखर सम्मेलन रेस 2020 का उद्घाटन करेंगे। रेस 2020 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम करने वाले महारथी स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा और स्मार्ट मोबिलिटी पर चर्चा करेंगे। इस सम्मेलन की मेजबानी भारत कर रहा है। पश्चिम बंगाल के टीटागढ़ में बीजेपी नेता मनीष शुक्ला की गोली मारकर हत्या कर दी गई। शुक्ला को उस वक्त गोली मारी गई जब वो पार्टी कार्यालय जा रहे थे। वारदात के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने टीटागढ़ में रोड जाम कर दिया और ममता सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। घटना के विरोध में आज बीजेपी ने बैरकपुर बंद का ऐलान किया है। महाराष्ट्र में आज से रेस्टोरेंट, बार और ढाबे खुल रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार ने इसके लिए गाइडलाइन जारी की है। एसओपी के मुताबिक होटल, रेस्टोरेंट या बार में एंट्री के समय मुंह पर मास्क लगाना जरूरी होगा। किसी भी वक्त बिना स्क्रीनिंग के इन जगहों पर एंट्री नहीं दी जाएगी। रेस्टोरेंट में हैंड सैनिटाइजर रखना भी जरूरी होगा।
देश में कोरोना की संख्या भले ही बढ़ रही हो, लेकिन अच्छी खबर यह है कि पॉजिटिव केसेस की रफ्तार में कमी आई है। भारत में पॉजिटिव होने का आंकड़ा 8.52% से घटकर 8.32% हो गया है। राहत की एक बात यह भी है कि अब देश में रोजाना करीब 15 लाख लोगों के टेस्ट हो रहे हैं। भारत ने विश्व व्यापार संगठन को चिट्ठी लिखकर मांग की है कि कोरोना की बन रही दवाइयों और इसे इंपोर्ट करने के प्रोसेस को आसान बनाने के लिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के नियमों को न लागू करें। भारत ने अपील की है कि विकासशील देशों पर से इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के नियमों को हटाया जाए। हार्ट सर्जरी होने के बाद रामविलास पासवान की हालत में सुधार हो रहा है। हार्ट सर्जरी के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने उनके बेटे और एलजेपी के अध्यक्ष चिराग पासवान से बात कर पासवान का हाल जाना। अपने पिता पासवान की अच्छी देखभाल करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने चिराग की तारीफ भी की। कृषि कानूनों के जरिए एमएसपी खत्म करने पर विपक्ष के विरोध के बीच केंद्र सरकार ने एक हफ्ते के अंदर न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 5.7 लाख टन धान खरीदा है। एमएसपी पर अब तक 1,82,464 करोड़ रुपए का धान खरीदा जा चुका है। केंद्र सरकार ने चालू सीजन के लिए 495 लाख मीट्रिक टन चावल की खरीद का लक्ष्य रखा है। T20 लीग में चेन्नई सुपर किंग्स ने किंग्स 11 पंजाब को 10 विकेट से हराकर शानदार जीत हासिल की। चेन्नई ने पंजाब के 178 रन के जवाब में बिना कोई विकेट गंवाए 181 रन बना दिए। शानदार प्रदर्शन के लिए शेन वॉटसन को मैन ऑफ द मैच दिया गया। हाथरस कांड के बहाने दंगे भड़काने की कौन कर रहा था साजिश? हाथरस के पीछे सियासी रोटियां सेकने की साजिश किसने रची? फॉरेंसिक रिपोर्ट में भी पीड़िता के साथ नहीं हुई रेप की पुष्टि। हाथरस मामले से जुड़ी सभी बड़ी खबरें देखिए टॉप 9 हाथरस पर सियासत। हाथरस कांड की जांच के दौरान यूपी में दंगे कराने की बड़ी साजिश का खुलासा किया गया। योगी सरकार को बदनाम करने के लिए यूपी में जाति और सांप्रदायिक दंगे भड़काने की योजना बनाई गई थी। हाथरस कांड के पीड़ित परिवार को भी भड़काने के लिए बड़े पैमाने पर फंडिंग की गई, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद होने की वजह से साजिशकर्ता सफल नहीं हो पाए। हाथरस कांड की आड़ में यूपी में दंगा भड़काने की साजिश के खुलासे पर मुख्यमंत्री योगी ने बड़ा बयान दिया है। योगी ने कहा कि जिन्हें राज्य का विकास अच्छा नहीं लग रहा वो दंगा कराने की साजिश कर रहे हैं। जिन्होंने दंगे की आड़ में सियासी रोटियां सेकने की कोशिश की वो बेनकाब हुए हैं। राज्य का विकास किसी भी कीमत पर नहीं रुकेगा। हाथरस में पीड़िता की मौत पर एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। फॉरेंसिक रिपोर्ट में पीड़ित लड़की के साथ रेप होने की पुष्टि नहीं हुई। फॉरेंसिक जांच के दौरान 5 वैज्ञानिकों की टीम को कोई स्पर्म नहीं मिला। इससे पहले यूपी के एडीजी ने यह भी कहा था कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पीड़िता की मौत गर्दन में चोट की वजह से हुई है। हाथरस में पीड़ित परिवार से मिलने गए आरजेडी नेता जयंत चौधरी और उनके समर्थकों पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। हालांकि कार्यकर्ताओं ने जयंत चौधरी को बचाने के लिए चारों तरफ से घेरा बना लिया, लेकिन पुलिस वाले उस वक्त भी लगातार लाठियां भांजते रहे। भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर ने भी हाथरस जाकर पीड़ित परिवार से मुलाकात की। परिवार से मुलाकात के बाद चंद्रशेखर ने कहा कि लड़की का परिवार डरा हुआ है, फिर डर के साए में न्याय कैसे होगा। चंद्रशेखर ने मांग की है कि पीड़ित परिवार को वाय श्रेणी की सुरक्षा दी जाए। हाथरस में पीड़ित लड़की के पूरी परिवार का कोरोना टेस्ट कराया गया। कोरोना टेस्ट के लिए एसआईटी के कहने पर पीड़ित परिवार के घर मेडिकल की टीम आई थी। इससे पहले पीड़ित लड़की के पिता की तबीयत खराब हो गई थी, जिसके बाद सभी सदस्यों का कोरोना टेस्ट कराया गया था। प्रयागराज में गैंगरेप के आरोप में फरार चल रहे बीजेपी नेता श्याम द्विवेदी को गिरफ्तार कर लिया गया। बीजेपी नेता श्याम द्विवेदी और उसके साथी अनिल द्विवेदी पर बीए में पढ़ने वाली एक छात्रा से पिस्तल की नोक पर रेप करने का आरोप है। पीड़ित लड़की की शिकायत पर कन्नलगंज थाने में एफआईआर दर्ज की गई थी। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में एक छात्रा के साथ हुई दरिंदगी और मौत के बाद पीड़ित परिवार से मिलने यूपी के अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी उनके घर पहुंचे। अवस्थी के साथ एडीजी प्रशांत कुमार भी थे। दोनों अधिकारियों ने पीड़ित परिवार को भरोसा दिया कि दोषियों को किसी भी कीमत पर छोड़ा नहीं जाएगा और न्याय होकर रहेगा। यूपी के प्रतापगढ़ में एक 7 साल की बच्ची के साथ रेप और दरिंदगी का मामला सामने आया है। बच्ची के साथ दरिंदगी के बाद आरोपी ने लड़की की गर्दन काट डालने की धमकी दी। हालांकि मामले में मुस्तैदी दिखाते हुए पुलिस ने आरोपी युवक को 4 अक्टूबर को गिरफ्तार कर लिया। और अब बात बिहार की करेंगे। चिराग पासवान ने क्यों कहा नीतीश का नेतृत्व नहीं है मंजूर? बीजेपी और जेडीयू में कितनी सीटों पर बनी है बात? क्यों मुश्किल में है तेजस्वी और तेज प्रताप? बीजेपी को किस नेशनल शूटर का मिला है साथ? बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी सभी बड़ी खबरें देखिए टॉप 9 बैटल ऑफ बिहार। बिहार में अपने उम्मीदवारों को लेकर बीजेपी की माथापच्ची जारी है। रविवार को बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की कई घंटे तक दिल्ली में बैठक चली। इस बैठक में प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा और देवेंद्र फडणवीस भी शामिल हुए। उम्मीद की जा रही है कि बीजेपी आज अपनी पहली लिस्ट जारी कर सकती है। रामविलास पासवान की पार्टी लोजपा को बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व स्वीकार नहीं है।
दिल्ली में हुई बैठक में पार्टी अध्यक्ष चिराग पासवान ने कहा कि वो जेडीयू के साथ चुनाव नहीं लड़ेंगे। हालांकि पार्टी बीजेपी के साथ गठबंधन को तैयार है। चिराग ने कहा कि वो प्रधानमंत्री मोदी को मजबूत करने का काम करते रहेंगे। नीतीश कुमार की पार्टी ने चिराग पासवान पर निशाना साधा है। जेडीयू ने कहा कि एलजेपी को यह साफ करना चाहिए कि उन्हें जेडीयू से किस तरह का वैचारिक मतभेद है। जेडीयू ने कहा कि एलजेपी वो पार्टी है जो लोकसभा चुनाव में जेडीयू के साथ गठबंधन करती है, जबकि विधानसभा में वैचारिक मतभेद होने की बात करती है। एलजेपी के बिहार एनडीए से अलग होने के बाद बीजेपी और जेडीयू में सीट बंटवारे को लेकर डील हो गई है। सूत्रों के मुताबिक नीतीश कुमार को आखिरकार बीजेपी के सामने झुकना ही पड़ा और वो 50-50 फॉर्मूले पर राजी हो गए हैं। फॉर्मूले के मुताबिक जेडीयू 122 सीटों पर जबकि बीजेपी 121 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। बिहार में चुनाव से ठीक पहले आरजेडी को बड़ा झटका लगा है। आरजेडी के पूर्व नेता शक्ति मलिक की हत्या मामले में तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव समेत 6 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। शक्ति मलिक के परिवार ने तेजस्वी यादव पर टिकट के बदले 50 लाख मांगने का आरोप लगाया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री दिग्विजय सिंह की बेटी श्रेयसी सिंह बीजेपी में शामिल हो गई। बीजेपी की सदस्यता लेने के बाद श्रेयसी ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। खबर है कि विधानसभा चुनाव में श्रेयसी जुमई या बांका से चुनावी मैदान में ताल ठोकेंगी। बिहार चुनाव में चर्चा का विषय बनी प्लूरल्स पार्टी के अध्यक्ष और पार्टी की मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवार पुष्पम प्रिया चौधरी 2 सीटों से चुनाव लड़ेंगी। पुष्पम ने घोषणा की है कि वो पटना की बांकीपुर सीट के अलावा मधुबनी के 20वीं विधानसभा क्षेत्र से भी अपनी किस्मत आजमाएंगी। इस बार बिहार में 3 चरणों में चुनाव हो रहे हैं। प्रथम चरण का चुनाव 28 अक्टूबर को होना है। प्रथम चरण के लिए नामांकन की प्रक्रिया जारी है, लेकिन किसी भी पार्टी ने अभी तक अपने उम्मीदवार घोषित नहीं किए हैं, जिससे चुनाव में तेजी नहीं आई है। बिहार चुनाव को लेकर भारत और नेपाल के अधिकारियों की सुपौल में बैठक हुई। दरअसल चुनाव के समय भारत नेपाल सीमा पर हथियारों की तस्करी बढ़ जाती है। तस्करी और आपराधिक मामलों को रोकने के लिए दोनों ही देशों के अधिकारियों ने गहन रणनीति बनाई है। कहां लगी इमारत में भीषण आग? दिल्ली यूनिवर्सिटी की कट ऑफ लिस्ट कब होगी जारी? अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव से पहले ट्रंप को कौन सा झटका लगा? देश दुनिया की दूसरी खबरें देखते हैं टॉप 9 देश दुनिया। मुंबई के जुम्मा मस्जिद इलाके के इस्माइल बिल्डिंग में भीषण आग लग गई और धीरे धीरे पूरी बिल्डिंग को अपने आगोश में ले लिया। फायर ब्रिगेड की 9 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया। दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन का इंतजार कर रहे छात्रों के लिए पहली कट ऑफ लिस्ट 10 अक्टूबर को जारी होगी। दाखिला के दौरान छात्रों को किसी भी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए ड्यू ने 28 सदस्य टीम गठित की है, जो दाखिला प्रक्रिया के दौरान छात्रों के लगातार संपर्क में रहेगी। दिल्ली के विकासपुरी इलाके में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें 2 बदमाश गोली लगने से घायल हो गए। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर डीडीयू अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां दोनों का इलाज चल रहा है। पुलिस ने बताया कि दोनों ही बदमाश कई संगीन मामलों में आरोपी हैं। मध्य प्रदेश के इंदौर में चोरी के आरोप में 11 महिलाओं को गिरफ्तार किया गया है। इन सभी ने स्टूडियो से 4.5 लाख की चोरी की। चोरी किए गए सामान के बंटवारे के दौरान पुलिस को सूचना मिली थी, जिसके बाद छापा मारकर 11 महिलाओं को गिरफ्तार किया गया। पकड़ी गई महिलाओं के पास से चोरी का सामान भी बरामद किया गया है। आंध्र प्रदेश के कन्नल में मशहूर ज्योतिर्लिंग श्रीशैलम मंदिर में सालों पुराने सोने और चांदी के सिक्के मिले। इसके अलावा एक सोने की अंगूठी भी मिली। घंटा मठन के रेनोवेशन के दौरान ब्रिटिश साम्राज्य के दौर के सिक्के मिले। इन पर शिवलिंग और नंदी का चित्र उकेरा हुआ है। कोरोना का इलाज करा रहे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को आज अस्पताल से छुट्टी मिल सकती है। ट्रंप की मेडिकल टीम ने बताया कि राष्ट्रपति की हालत में लगातार सुधार हो रहा है और अब वो बेहतर महसूस कर रहे हैं, इसलिए हम उन्हें व्हाइट हाउस वापस ले जाना चाहते हैं। कोरोना संक्रमित अमेरिकी राष्ट्रपति के लिए एक और बुरी खबर आई है। अगले महीने होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में ट्रंप अपने प्रतिद्वंदी जो बिडेन से पिछड़ते नजर आ रहे हैं। शनिवार को जारी सर्वे में मौजूदा राष्ट्रपति ट्रंप पर 41% लोगों ने ही भरोसा जताया, जबकि 51% युवा मतदाताओं ने कहा कि वो बिडेन के पक्ष में वोटिंग करेंगे। अफ्रीकी देश जिबूती के समंदर में बोट पलटने से 8 लोगों की मौत हो गई, जबकि 12 लोग अभी भी लापता हैं। यमन की सीमा में घुसने में नाकाम होने पर बोट से जिबूती वापस लौट रहे प्रवासियों की तस्करी की बोट से टक्कर हो गई, जिसके बाद उनकी बोट समंदर में डूब गई। फ्रांस और जर्मनी में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने भारी तबाही मचा दी है। नदियों में पानी बढ़ने से कई पुल बह गए, जिससे कई इलाकों का संपर्क टूट गया है। फ्रांस के प्रधानमंत्री ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वे किया। फ्रांस में बाढ़ की चपेट में आने से 8 लोग लापता हैं। और फिलहाल न्यूज टॉप 9 में इतना ही। अभी वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खबरें जारी हैं। आप देखते रहिए TV9 भारत पर।